माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 11 की बैठक लोक भवन में ली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट ये कहा है कि जहां लॉकडाउन का पालन लोगों ने किया, वहां अनलॉक का मतलब भी अनुशासन है। अनलॉक भी इस शर्त पर है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाएगा। अनलॉक भी इस शर्त पर है कि मास्क पहना जाएगा। अनलॉक भी इस शर्त पर है कि भीड़ भाड़ नहीं की जाएगी। अनलॉक भी इस शर्त पर है कि कहीं कोई व्यक्ति थूकेगा नहीं। अनलॉक भी इस शर्त पर है कि जो निर्धारित क्षमता है वाहन में उससे अधिक नहीं बैठेंगे। अनलॉक भी इस शर्त पर है कि रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जो है कर्फ्यू जो है उसका पूरा पालन होगा और लोग उस समय बाहर नहीं निकलेंगे। इस कड़ी में उन्होंने ये आदेश दिया है कि ये जो पूर्ण अनुशासन बनाया जाना है ये बहुत आवश्यक है। कल ही सभी जनपदों की समीक्षा की गई और सभी जनपदों को निर्देश दिए गए कि जहां पे मास्क लगाने के कार्य में अगर ये पाया जाता है कि कम कार्रवाई की गई है या नगण्य कार्रवाई की गई है, तो उन जनपदों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से निर्देश दिए गए हैं कि प्रचुर मात्रा में ऐसे लोगों पर कार्रवाई अवश्य करें जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रहे हैं, जो किसी कार्यालय या किसी बाजार क्षेत्र में जहां भी है भीड़ इकट्ठा कर दे रहे हैं। तो ऐसे कार्यों पर किसी तरह से भी कोई भी टॉलरेंस नहीं होगा। ये निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। गृह विभाग की ओर से हर जिलाधिकारी को उनके द्वारा किए गए लॉकडाउन और उसके बाद अनलॉक की व्यवस्था में जो भी कार्य करने हैं, गाइडलाइंस भारत सरकार की अनुरूप जो गाइडलाइंस आई हैं उसके अनुरूप जो प्रदेश सरकार ने आदेश दिए हैं उनके पालन करने के लिए आज गृह विभाग की तरफ से सभी अधिकारियों को, सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सभी सीपीज, सभी जिलाधिकारी और सभी मंडलायुक्त को आदेश दिए गए हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिस उच्च स्तरीय बैठक में जो 11 हमारे सेंसिटिव जिले हैं, जो 11 ऐसे जिले हैं जहां पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षण की आवश्यकता है, उनके सभी जो नोडल अधिकारी हैं, सीनियर प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी हैं, सीनियर एडिशनल डायरेक्टर्स और जॉइंट डायरेक्टर स्तर के मेडिकल डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनकी बैठक की है। कल जो बैठक मुख्यमंत्री जी ने की उसमें नोडल ऑफिसर्स को भी ऐसे अधिकारियों को लगाया गया है जो अपने कार्य क्षेत्र में कुशल हैं। उसमें गौतम बुद्ध नगर में श्री नरेंद्र भूषण सीओ ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से डॉक्टर जिलेदार रावत आचार्य पीडियाट्रिक सर्जरी केजीएमयू, मेरठ में श्री पी गुरुप्रसाद आयुक्त आबकारी, उनके साथ हेल्थ से डॉक्टर शरद चंद्रा आचार्य कार्डियोलॉजी केजीएमयू, गाजियाबाद में डॉक्टर सेंथिल पांडियन जो प्रबंध निदेशक हैं विद्युत उत्पादन निगम के और पारेषण निगम के, उनके साथ डॉक्टर अनिल चंद्रा आचार्य न्यूरोलॉजी केजीएमयू, आगरा के लिए श्री एम देवराज सचिव ऊर्जा, उनके साथ डॉक्टर राहुल जनक सिन्हा अपर आचार्य यूरोलॉजी केजीएमयू, फिरोजाबाद में श्री रंजन कुमार सचिव पीडब्ल्यूडी, उनके साथ डॉक्टर अजय सिंह आचार्य ऑर्थोपेडिक्स केजीएमयू, कानपुर नगर से श्री अनिल गर्ग सीओ यूपीसीडा और उनके साथ डॉक्टर अभिजीत चंद्रा आचार्य सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी केजीएमयू लखनऊ, अलीगढ़ के लिए श्री अनुराग यादव सचिव नगर विकास, उनके साथ डॉक्टर संजय धीरज आचार्य एनेस्थेसियोलॉजी एसजीपीजीआई लखनऊ, मुरादाबाद के लिए एसवीएस रंगाराव निबंधक सहकारी समितियां, उनके साथ डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव अपर आचार्य न्यूरोलॉजी न्यूरो सर्जरी विभाग एसजीपीजीआई, बुलंदशहर के लिए श्री अजय चौहान आवास आयुक्त, उनके साथ डॉक्टर नवीन गर्ग आचार्य कार्डियोलॉजी एसजीपीजीआई लखनऊ, झांसी के लिए श्री विकास गोठलवाल एमडी यूपी जल निगम, उनके साथ डॉक्टर मोहन गुर्जर अपर आचार्य क्रिटिकल केयर मेडिसिन एसजीपीजीआई, बस्ती के लिए डॉक्टर राजशेखर एमडी यूपीएसआरटीसी, उनके साथ डॉक्टर AK जायसवाल आचार्य न्यूरो सर्जरी एसजीपीजीआई को भेजा गया है। सभी अधिकारियों को विस्तृत मार्गदर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल दिया। उनको जो टेक्निकल इनपुट्स जो चिकित्सा विभाग में
मेडिकल कॉलेजेस में जो काम देखना है उनका जो है विशेष रूप से उनको निर्देश दिए गए हैं। जो भी अस्पतालों का मैनेजमेंट है, माइक्रो मैनेजमेंट है, उसकी समीक्षा करने का निर्देश दिया है। अस्पतालों में जो वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, पीपीई किट्स आदि के कंज्यूमेबल्स की व्यवस्था की जानी है उसका समीक्षा के लिए दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कोविड केयर सिस्टम सपोर्ट ECCS के उपयोग और उसके इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए भी निर्देश दिया है। और इसके साथ साथ मेडिकल में स्क्रीनिंग और मेडिकल इन्फेक्शन और प्रिवेंशन कंट्रोल पर भी कैसे रोकथाम की जा सके ये भी निर्देश दिया गया है। कोविड के रोकथाम के लिए सर्वेलेंस और जांचों का भी समीक्षा करने और उच्च स्तरीय ब्रीफिंग के लिए सभी निर्देश सभी ऐसे सीनियर ऑफिसर्स को दिया गया है। इन अधिकारियों की कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक करते हुए आज ये सभी अधिकारी फील्ड में जाकर अपने जिलों में इंस्पेक्शन करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कोरोना संक्रमित रोगियों के लिए L1, L2, L3 श्रेणी के जो अस्पताल हैं उनको जो है और अधिक मजबूत करने के लिए विशेष रूप से NCR क्षेत्र में, नोएडा में, गाजियाबाद में, मेरठ में, हापुड़ में, बागपत में और बुलंदशहर में इसलिए आगाह किया है कि वहाँ क्रॉस बॉर्डर अगर कहीं इन्फेक्शन आ रहा है तो इन क्षेत्रों में जो हमारे बॉर्डर के क्षेत्र हैं उन जिलों में विशेष रूप से जो है L1, L2, L3 के बेड्स की और हॉस्पिटल्स की मजबूती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने ऑक्सीजन की सुचारू उपलब्धता हो, बैकअप भी हो, इस ओर भी आदेश दिया है। मृत्यु दर तभी नियंत्रित हो सकती है जब समय से उपचार हो, समय से ऑक्सीजन की व्यवस्था हो सके। चूँकि ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को पूरा जकड़ लेता है सिस्टम, तो इसमें जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो निश्चय ही अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था जल्दी हो जाए मरीजों के लिए तो उनकी जान बचाई जा सकती है। इस ओर आज निर्देश दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया गया कि मनरेगा में आज जो है 57,12,000 श्रमिक पंचायती राज विभाग के माध्यम से जो है प्रदेश में लागू किए गए हैं। ये जो संख्या है ये है 57,12,975 57,12,975 57,12,975 मजदूर आज उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, जो पूरे देश का 18% है। यानी पूरे देश में हम पहले स्थान पर आज मनरेगा में आ गए हैं। हमारे बाद राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटक है। उत्तर प्रदेश का 18% अनस्किल्ड लेबर के एंगेजमेंट के आधार पर सबसे ज़्यादा जो है ऊंचा स्थान आया है। उत्तर प्रदेश में जो है अब तक टोटल मैंडेज क्रिएटेड जो हैं वो 7,93,00,000 मैंडेज क्रिएटेड हैं। तो ये पूरी संख्या जो है बहुत बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में की गई है। और पहले राजस्थान हमसे अग्रणी था, अब हमने राजस्थान को भी ओवरटेक करके पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है और इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि इसको और आगे 10 लाख और जो है मैंडेज में इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है और इतनी गुंजाइश है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो रिव्यू किया है उसमें ये भी निर्देशित किया है कि निर्माण कार्यों को भी और तेज किया जाए। लोक निर्माण विभाग में अब जो है प्रारंभ जो किए गए कार्य हैं वो 3,083 हैं और ये जो कार्य हैं ये 41,750 करोड़ रुपए के कार्य हैं। 41,750 करोड़ 41,750 करोड़ के कार्य जो है PWD विभाग में अब चल रहे हैं। कार्यों का कार्यरत जो श्रमिक हैं 41,468 41,468 हो गए हैं। मैंने मनरेगा के बारे में आपको बताया है। इसके साथ साथ अन्य विभागों में अगर देखें तो CNDS में कुल 354 प्रोजेक्ट पर 6,584 श्रमिक अब कार्य कर रहे हैं। अमृत योजना में 128 योजनाओं में 3,711 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड और डेवलपमेंट अथॉरिटीज में 444 योजनाओं में 9,916 लोग कार्य कर रहे हैं। तो आवास विभाग के क्षेत्र में 926 प्रोजेक्ट्स में 20,211 से अधिक लोग जो है कार्य कर रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कल तक
कुल मिलाकर 1649 ट्रेन जो है प्रदेश में आ चुकी हैं। 22,26,254 लोग ट्रेन के माध्यम से आ चुके हैं। महाराष्ट्र से और कर्नाटक से एक ट्रेन आज आ रही है। अब तक 14 ट्रेन हमारे प्रदेश से भट्टा श्रमिकों के लिए अन्य प्रदेश भेजी जा चुकी हैं। आज 9 ट्रेन जो है हमारे जो ईंट भट्टों में श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनको झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा है। इसके अलावा आगे भी लगभग 20 ट्रेन की व्यवस्था की जा रही है, जिससे जैसे जैसे हमारे भट्टे अब बरसात के पहले क्लोज हो रहे हैं उन श्रमिकों को भी ससम्मान सुरक्षित रूप से पूरी व्यवस्था देते हुए सरकारी ट्रेन के माध्यम से जो है रेलवेज के ट्रेन के माध्यम से घर भेजा जा रहा है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अब तक जो व्यवस्था हमारी है, हम लोग कुल मिला के 1649 ट्रेन में गुजरात से 548 ट्रेन ले चुके हैं, महाराष्ट्र से 432 ले चुके हैं और पंजाब से 235 ट्रेन ले चुके हैं और दिल्ली से 103 ट्रेन ले चुके हैं। यानी इन प्रदेशों से सबसे अधिक संख्या में हमारे यहाँ ट्रेन आई हैं। हमारे प्रदेश में आज तक जो कार्य हुआ है विभिन्न मुकदमों में जो दर्ज किए हैं मुकदमे, उसके अंतर्गत धारा 188 में आज तक 65,735 FIR दर्ज कर दी गई हैं। कुल 55,542 वाहन सीज कर दिए गए हैं। अब कुल 29 करोड़ 9 लाख रुपए का चालान कर दिया गया है। कुल मिलाकर 2,98,000 वाहनों के परमिट दे दिए गए हैं। कुल 701 FIR EC एक्ट में दर्ज कर दी गई हैं। फेक न्यूज़ पर 1468 मामलों का संज्ञान लेकर कार्रवाई की गई है। हॉटस्पॉट्स में अब 2,300 हॉटस्पॉट हैं। 792 थानों के अंतर्गत 9,82,435 मकान हैं। 57,97,000 से अधिक लोग इनमें रह रहे हैं। हॉटस्पॉट्स की अच्छी व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ साथ APC साहब के माध्यम से जो दूध डिलीवरी का कार्य है, फल सब्जी डिलीवरी का कार्य है, डोर स्टेप पर प्रोविजन स्टोर का कार्य है और उनके माध्यम से डिलीवरी का कार्य है, वो भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। 94 सामुदायिक किचन अभी भी चलाए जा रहे हैं। साथ साथ गेहूं की खरीद में रिकॉर्ड जो है 394 लाख क्विंटल गेहूं का खरीद अब तक हो चुका है और मंडियों से भी विशेष रूप से 84 लाख, इसमें से 84,60,000 क्विंटल गेहूं का खरीद हुआ है। उद्योग विभाग अपने कार्य में निरंतर तैयारी कर रहा है कि 1 करोड़ से अधिक लोगों को किस रूप में जो है पूरे प्रदेश में अब श्रमिकों को और कामगारों को कार्य दिया जा सके। इसलिए उद्योग विभाग भी अपनी ओर से सभी उद्योगों में जहां पर भी श्रमिक और कामगार लगाए जा सकते हैं उस ओर भी विशेष रूप से कार्य कर रहा है। एक्टिव इन्फेक्शन के कुल 5,064 केसेस हैं, 5064। अब तक जो संक्रमित मरीज पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या 8,610। इस प्रकार हमारा रिकवरी का प्रतिशत अब 61% से भी अधिक हो गया है, 61.10%। कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों में से कुल 417 की अभी तक मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 5,081 लोगों को रखा गया है और उनका उपचार किया जा रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 7,436 लोग रखे गए हैं, जिनके सैंपल लेकर के उनकी जांच की जा रही है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में हम जो पॉजिटिव केसेस आते हैं उनके कॉन्टैक्ट्स को और जो कंटेनमेंट एक्सरसाइज में जो हम एक्टिव सर्वेलेंस करते हैं उसमें जो लक्षणात्मक लोग पाए जाते हैं उनको, वैसे लोगों को लाते हैं, फिर उनकी जांच करवाते हैं। जांच करवाने के पश्चात अगर वो संक्रमित पाए जाते हैं तो उन्हें हम L1, L2, L3 के विभिन्न चिकित्सालयों में उनकी स्थिति के हिसाब से भर्ती कर उनका इलाज करते हैं, अन्यथा उन्हें समय अवधि पूरी होने पर उनको वापस घर भेज देते हैं।
कल प्रदेश में 13,388 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक प्रदेश में 4,66,081 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। पूल सैंपलिंग के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 1,237 पूल लगाए गए, जिसमें से 201 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 98 पूल लगाए गए, जिनमें 20 में पॉजिटिविटी देखी गई। आरोग्य सेतु ऐप का लगातार उपयोग प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है और इस क्रम में अब तक हम अपने स्टेट के मुख्यालय से, हेडक्वार्टर से 81,339 लोगों को फ़ोन कॉल्स कर चुके हैं, जिन्हें आरोग्य सेतु ऐप से अलर्ट जनरेट हुआ है। बाकी लोग जिन्हें अलर्ट जनरेट हुए हैं उनको फ़ोन करने का कार्य लगातार चल रहा है। जिनको अलर्ट जनरेट होता है उनको हम जनपदों के साथ भी वो सूचना शेयर करते हैं ताकि वो जनपदों से भी इनसे कांटेक्ट कर सकें। इसके अतिरिक्त हम हेडक्वार्टर से भी लगातार ये काम करते रहते हैं। आशा वर्कर्स निरंतर जो प्रवासी कामगार गाँव में लौटे हैं, और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार लौटे हैं। देश में किसी राज्य में इतनी अधिक संख्या में, जहां 30 लाख से अधिक लोग वापस आए हों, और किसी राज्य में इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार लौटकर नहीं आए हैं, लेकिन उन्हें बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से उन्हें घर भेजा गया है और घर पर वो जो उनकी क्वारंटाइन की अवधि है उसका वो पालन कर रहे हैं और आशा वर्कर्स उनके घर जा कर के उनका हालचाल पूछ रही हैं। अगर किसी में लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं उसकी सूचना वो उपलब्ध करा रही हैं और उस सूचना के आधार पर लोगों की जांच करवाई जा रही है और अगर किसी में संक्रमण पाया जा रहा है तो उन्हें अस्पतालों में भर्ती करके उनकी चिकित्सा का समुचित प्रबंध किया जा रहा है। आशा वर्कर्स के द्वारा अब तक 16,46,312 16,46,312 प्रवासी कामगारों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिनमें से 1,455 में उन्हें कोई न कोई लक्षण मिला या उन्हें खांसी हो रही थी या सांस फूल रही थी, उसकी सूचना उन्होंने दी है, जिसके आधार पर उनकी जांच करवाई गई है। ये जो हमारी ग्राम निगरानी समितियां और मोहल्ला निगरानी समितियां जो बनाई गई थी और जिन पर लगातार यहाँ से उनसे संपर्क किया गया, फ़ोन से उनसे बातचीत की गई, चाहे वो हमारे ग्राम प्रधान हों, चाहे सभासद हों, चाहे और सदस्य हों ग्राम निगरानी समितियों के, मोहल्ला निगरानी समितियों के, उसका ये परिणाम रहा है कि जो होम क्वारंटाइन था उसका बहुत अच्छे तरीके से पालन हुआ है और उसके फलस्वरूप हमने देखा कि गांव में जब हम लोगों ने सैंपलिंग करवाया तो हमने ये पाया कि दूसरे जो सदस्य हैं गांव के, जो लोग पहले से वहाँ रह रहे थे, उनके मध्य संक्रमण नहीं फैला। तो ये जो हमारे प्रवासी कामगार लौटे, उन्होंने अपने सामाजिक दायित्व का भली भांति उन्होंने उसका निर्वहन किया और उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और हम सभी लोगों से, प्रदेश के हर एक नागरिक से ये अनुरोध करते हैं कि अगर उन्हें संक्रमण हुआ या अगर उन्हें कहीं वो बाहर से यात्रा करके आए, उन्हें क्वारंटाइन में जाने के लिए निर्देशित किया गया है, तो उसका वो अपने एक सामाजिक दायित्व को समझते हुए उसका वो पालन करें, जिससे आप अपने आस पड़ोस के अपने मित्र साथियों को संक्रमण से बचा सकेंगे। घर में भी जब आप होम क्वारंटाइन का पालन करते हैं तो आपको अपने बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को और जो लोग पहले से बीमार हैं, जिन्हें किसी प्रकार की पहले से कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई किडनी की बीमारी है या लिवर की बीमारी है, ऐसे लोग जिनके बारे में जानकारी है हमें कि वो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनसे हमें बिल्कुल दूर रहना चाहिए। उन्हें हमें संक्रमण से बिल्कुल बचाना चाहिए, क्योंकि जो भी जटिलताएं आई, जो भी इस कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों में से जिन लोगों की मृत्यु हुई, उसमें देखा गया कि 80 से 85% लोग ऐसे हैं जिनमें पहले से कोई ना कोई बीमारी है। तो जो लोग जिनमें कोमॉर्बिडिटी होती है उनमें जटिलता का खतरा ज़्यादा होता है। इसलिए हम सबों की ये सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम ऐसे लोगों से जिन्हें कोई बीमारी हो
या जो लोग बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, इनसे हम दूरी बना के रखें। सर्वेलेंस का कार्य हमारा निरंतर चल रहा है और अब तक हम 17,695 इलाकों में, जिसमें 5,620 हॉटस्पॉट के कंटेनमेंट एरियाज़ हैं और 12,075 नॉन हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं, उनमें सर्वेलेंस का कार्य किया गया है। अब तक 1,21,746 टीम दिवस के माध्यम से 92,09,680 घरों का सर्वेलेंस किया गया, जिसमें 4,69,53,258 लोग रहते हैं। तो बहुत ही बड़े पैमाने पर सर्वेलेंस का कार्य हुआ है और यह कार्य निरंतर जारी है। और हमारा ये प्रयास है कि हम लोगों को जागरूक करके, जनता को इस बीमारी के बारे में बता करके सावधान रहने के लिए उनको समझा करके इस संक्रमण को लोगों से हम दूर रखें, अपने प्रदेश में हम नियंत्रित रखें। क्योंकि ये एक संक्रामक बीमारी है, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाती है। ये बीमारी जो है, ये मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू से अलग प्रकृति की बीमारी है। मलेरिया वगैरह में मच्छर के काटने से बीमारी होती है। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, उसको मच्छर काटता है, फिर दूसरे को काटता है, तो उससे बीमारी होती है। या मच्छर जो है उस विषाणु को कैरी करता है, उससे बीमारी होती है। ये बीमारी मनुष्य ही मनुष्य को ट्रांसफ़र करता है। कोरोना वायरस जो है, इसमें जो संक्रमण का रास्ता है वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के पास जाता है। तो इसलिए अगर हम सावधान रहेंगे, क्योंकि उसका कैरियर मनुष्य ही है उस वायरस का, तो अगर मनुष्य सावधान रहे, हर आदमी सावधान रहे कि हमको अपने आप को भी बचाना है और दूसरे को भी बचाना है, तो हम इस संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ सकते हैं। संक्रामक बीमारी में संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अगर एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति संक्रमित होगा, दूसरे से तीसरा चौथा संक्रमित होगा, लेकिन अगर जो व्यक्ति जिसने दूसरे तीसरे को संक्रमित किया, अगर वो अपने आप को नियंत्रित कर लेता, अगर वो दूसरे तीसरे को संक्रमित नहीं करता है, तो उसके आगे और लोग जो संक्रमित होते हैं वो भी संक्रमित नहीं होंगे। संक्रमण की श्रृंखला वहीं टूट जाती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने सामाजिक दायित्व को समझें और संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए साबुन पानी से अपने हाथ को हम बार बार धोते रहें। अपने मुंह और नाक और चेहरे को छूने से बचें। अपने हम मुंह और नाक को कवर करके रखें। जब भी सार्वजनिक स्थल पर जाएं, हम मास्क पहने या हम रुमाल, गमछे, दुपट्टे से उसको कवर करें। और किसी से भी जब हम जाएं, किसी भी जगह जाएं, तो लोगों से हम 2 गज की दूरी मेंटेन करें। 2 गज की दूरी बचाव के लिए ज़रूरी, ये याद रखिए, यही सबसे बड़ा मंत्र है। क्योंकि अगर आप किसी भी अगले व्यक्ति से अगर आप 2 गज की दूरी मेंटेन करेंगे, तो उससे संक्रमण आप तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि संक्रमण मनुष्य से ही दूसरे मनुष्य में जा रहा है। तो अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो हम में संक्रमण नहीं आएगा। और इसके अलावा हमें अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहिए। अगर हम संक्रमित हो भी जाते हैं, तो अगर हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो हमें उस संक्रमण से कोई नुकसान नहीं होगा। और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं तुलसी, अदरक, काली मिर्च के काढ़ा का सेवन करके, नीम की पत्ती का सेवन करके, गिलोय के रस का सेवन करके, अजवाइन के अर्क का सेवन करके, गर्म पानी का सेवन करके, योग, प्राणायाम, व्यायाम करके, इन चीज़ों से अपने हम प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और अगर हम संक्रमित भी होंगे तो भी हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो आप सबों से मेरा अनुरोध है कि अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करें। अपने मुंह और नाक को मास्क से, रुमाल से, दुपट्टे से ढक कर रखें और कहीं भी जाएं तो लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखें।